आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास में रसायन विज्ञान की। इससे पहले आपने पढ़ लिया था कापर के जो खनिज थे, अयस्क थे, उसके बारे में, और कापर का कैसे निष्कर्षण करते हैं इसके बारे में, और उसका उपयोग क्या होता है, और उसकी जो मिश्र धातुएं, यह सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, देख लिए थे उसको। आज हम जानेंगे दूसरा हमारा जो धातु है आयरन, ठीक है, या Fe जिसका संकेत होता है। आयरन जो होता है एक संक्रमण धातु होता है। संक्रमण का मतलब होता है कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख हो धातु का या तत्व का, उसके दो बाहरी कोष क्या हो, अपूर्ण हो, पूरी तरह से न भरे रहें, तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। जैसे Fe का होता है 26 का लिखोगे तो 2 8 10 हो गया, 2 12, और यहाँ पे करेंगे 14, तो 26 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें K होता है, L होता है, M होता है और N होता है। तो अब इसमें देखिए बाहर के दो कोष क्या है, अपूर्ण हैं, 14 और 2 अंत में Y कोष में हैं। तो ऐसे तत्व जिनके बाहर के दो कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उसे हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। तो आयरन जो है यह संक्रमण धातु है। क्यों है? क्योंकि बता ही दिए। इसमें कुछ और गुण होते हैं, जैसे संक्रमण जो धातुएँ होती है उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, मतलब एक के अलावा 2-3 तरह की भी संयोजकता होती है। जो संक्रमण धातुएं हो तो उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो आयरन में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। इनका ऑक्सीकरण संख्या में भी परिवर्तन होता है, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। कौन से? संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसी तरह से आयरन भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो संक्रमण धातुएं होती हैं वह रंगीन यौगिक और रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आयरन भी उसी तरह से रंगीन यौगिक और रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। और जो होता है, जो आयरन होता है वह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इस जैसे कापर पाया जाता था मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में, कापर, सिल्वर, आयरन तीनों क्या होते हैं, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। मुक्त अवस्था के बारे में बताएं, जो कम क्रियाशील होते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त। लेकिन जो मुक्त अवस्था के अलावा संयुक्त अवस्था में भी आयरन पाया जाता है, जो खनिजों के या अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जो खनिज इस प्रकार से हैं, ऑक्साइड खनिज है, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, यह सब क्या होते हैं, ऑक्साइड खनिज होते हैं। कार्बोनेट खनिज में आता है सिडेराइट या फिर CO3, और सल्फाइड खनिज में आपके आयरन पायराइट या फिर H2 आता है, और इसी तरह से कापर पायराइट आता है, जिसका सूत्र होता है Cu या फिर H2। इसको पहले भी आपने पढ़ लिया है कापर पायराइट के बारे में। इसको कैल्को पायराइट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके खनिज हो गए, अयस्क हो गए। एक चीज़ और बता दें कि भूपर्पटी पे सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद दूसरी कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें सामान्य जानकारी है आयरन से संबंधित, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे आयरन का निष्कर्षण। मतलब कि आयरन को जैसे कापर का निष्कर्षण पढ़े थे, उसी तरह से हम आयरन का निष्कर्षण करेंगे। तो आयरन का जो निष्कर्षण होता है उसमें हम कौन कौन से खनिज का उपयोग करते हैं। जैसे कापर का निष्कर्षण करने में हम कापर पायराइट का यूज करते हैं। उसी तरह से आयरन का निष्कर्षण हम ऑक्साइड खनिजों से करते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट से ज़्यादा इसका निष्कर्षण होता है। किसका? आयरन का होता है। तो इन्हीं से हम क्या करेंगे? आयरन का निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। तो हमारा तब शुरू करते हैं हम एक एक टॉपिक। इसको आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। आयरन का निष्कर्षण। आप जानते हो निष्कर्षण मतलब निकालना मतलब धातु कर्म वाला काम करना पड़ेगा। तो आयरन का निष्कर्षण कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी अयस्क होता है, बड़े बड़े टुकड़े में होता है, उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ करके स्टाम्प मिल में पीस लेते हैं, ठीक है। पीस करके क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो यानी अयस्क में मिले हुए अशुद्धि को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो पीसने वाले स्टेप को आप लिख सकते हो। नंबर 1 स्टेप है अयस्क को पीसना। अयस्क को पीसना यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़े बड़े अयस्क होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके स्टाम्प मिल में
पीसेंगे। दूसरा है अयस्क का सांद्रण, ठीक है, अयस्क का सांद्रण है। देखिए इसमें क्या होता है कि अयस्क का सांद्रण हम गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। इसको आप याद रखना है कि आयरन का निष्कर्षण जब होता है तो उसमें जो सांद्रण की प्रक्रिया होती है किस विधि द्वारा होता है, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। इसमें क्या होता है गुरुत्वीय घनत्वीय पृथक्करण विधि में, इसमें जो बारीक पीसे हुए अयस्क होते हैं उसको बहती हुई जल धारा में धोते हैं, जो हल्की अशुद्धि होती है बैठ जाती है, हल्की अशुद्धि बह जाती है, और जो भारी अयस्क होते हैं वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, आयरन का सांद्रण करेंगे, आयरन का कह रहे हैं, आयरन के अयस्क का सांद्रण करेंगे किस विधि द्वारा, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, ठीक है। गुरुत्वीय और घनत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है इसको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा स्टेप आता है निस्तापन, ठीक है। निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन की यहाँ परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई बार बता चुके हैं। इस निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है, गर्म करते हैं किसको, Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट इसका सूत्र है, इसको गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है, इसमें से जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, Fe2O3 प्लस जल H2O, ठीक है। इस तरह से निस्तापन होगा। वही चीज़ परिभाषा अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यदि आ गया परीक्षा में कि वायु के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन इतना लिख करके इसमें निम्न क्रिया होती है, कौन सी होती है, Fe2O3.3H2O, यहाँ गर्म का निशान बना देंगे और ये रिएक्शन लिख देंगे तो ये निस्तापन कंप्लीट हो जाएगा आयरन के निष्कर्षण में, ठीक है। चलिए अगला हम स्टेप देखते हैं। हमारा अगला स्टेप है भर्जन। भर्जन में क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए। भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। भर्जन में क्या होता है कि जो फेरस ऑक्साइड है यानी FeO वह कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में यानी Fe2O3 में। या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करेंगे O2 और यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ पे लगा लेंगे 2, ठीक है। तो भर्जन की क्रिया में क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। ऐसे इस हेडिंग के अंतर्गत अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि भर्जन क्या होता है उसका परिभाषा लिखो, इसमें कौन सी क्रिया होती है उसको लिख दो, बस हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, जानते हो कि जो भर्जित अयस्क होता है उसमें कोक मिलाते हैं यानी कार्बन मिलाते हैं और गालक मिलाते हैं, गालक मिला करके गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रगलन। प्रगलन की क्रिया जो होती है वह वात्या भट्ठी में होती है। वात्या भट्ठी के 3 भाग होते हैं, 3 भाग के 4 भाग होते हैं। चारों भाग के बारे में समझ लेते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं दहन खंड, दहन खंड। नंबर दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपचयन खंड, अपचयन खंड। और तीसरा जो खंड होता है उसको बोलते हैं गलन खंड, गलन खंड। और नंबर जो 4 होता है उसको बोलते हैं धातु मल खंड, ठीक है। तो जो वात्या भट्ठी होती है उसके 4 भाग होते हैं यानी 4 खंड होते हैं। कौन कौन से, दहन खंड, अपचयन खंड, गलन खंड, धातु मल खंड, ठीक है। दहन का मतलब क्या है कि उसमें हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को जलाएंगे। जैसे इस भट्ठी का जो ये सबसे भट्ठी का निचला भाग होता है, ठीक है, ये भट्ठी का सबसे निचला भाग होता है। इसका जो तापमान होता है 1500 डिग्री से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। जो दहन खंड होता है इसका जो ताप होता है वो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। कैसे जलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। अब इसको मिटाते हैं, बारी बारी से देखते हैं इसमें कौन सी अब क्रिया होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है,
यानी दहन खंड में कौन सी क्रिया होती है, कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, मतलब कार्बन को जलाया जाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, फिर CO2 का कार्बन के साथ क्रिया होती है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन खंड में आपको इतना सा बस लिखना है कि ये क्या होता है, भट्टी का सबसे निचला खंड होता है, इसका तापमान 1500 से 1600 डिग्री होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का क्रिया होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और वात्या भट्टी का यहाँ पे फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अगर जो प्रगलन की पूरा प्रक्रिया लिखेंगे उसमें वात्या भट्टी का चित्र बना करके इस चारों खंडों के बारे में बताएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा खंड आता है अपचयन खंड। अपचयन खंड, अपचयन खंड में क्या होता है, यह भट्टी का सबसे ऊपर का भाग होता है, इसका जो तापमान होता है वह 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भट्टी का पहला आपने देखा सबसे नीचे वाला, अब सबसे ऊपर वाला जो है अपचयन खंड, उसका तापमान जो होता है 400 डिग्री से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस। इस खंड में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभी बना था थोड़ी देर पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह फेरिक ऑक्साइड को यानी कि Fe2O3 को क्या करता है, आयरन में अपचयित कर देता है। ठीक है, किस में अपचयित कर देता है, आयरन में। तो यहाँ पे 2Fe प्लस 3CO2, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपचयन खंड में क्या होता है, किसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, किसमें दहन खंड में जो बना था कार्बन डाइऑक्साइड, वह क्या करता है, जो फेरिक ऑक्साइड है उससे क्रिया करता है और आयरन को क्या करता है, अपचयित कर देता है, मतलब अलग कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है गलन खंड। गलन खंड, ठीक है, इस खंड का जो तापमान होता है वह 1200 से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है वह गल जाता है। क्यों गल जाता है कि जो आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि मिली होती है, इस वजह से जो आयरन का जो गलनांक होता है 1536 डिग्री सेल्सियस, वह कम हो करके 1250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो आयरन का जो होता है गलनांक वो 1500 से 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर जब उसमें कार्बन मिल जाता है तो उसकी वजह से उसका गलनांक घट जाता है, वह हो जाता है 1250 डिग्री सेल्सियस। पहले रहता है 1536 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से वह गल जाता है। इसके बाद जो गला हुआ पदार्थ होता है वह कहाँ चला जाता है, दहन खंड में फिर से चला जाता है, भट्टी के निचले तल पे। अगला हमारा जो खंड है यह तीसरा था। चौथा जो है वह है धातुमल खंड। धातुमल खंड, जो धातुमल खंड होता है इसका तापमान 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें गलित धातुमल क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो आयरन के निष्कर्षण में ये सारे स्टेप करना है। कौन कौन सा स्टेप करना है एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, कि सबसे पहले आयरन का हम निष्कर्षण किससे करेंगे, उसके अयस्क से, लिमोनाइट, हेमेटाइट, इन सबसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के बाद किस विधि से करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। फिर उसका निस्तापन करेंगे, भर्जन करेंगे, फिर प्रगलन करेंगे। प्रगलन में आपको वात्या भट्टी का फिगर बनाना होगा और चारों खंडों के बारे में बताना पड़ेगा। दहन खंड, अपचयन खंड, फिर गलन खंड, फिर इसके बाद धातुमल खंड, चारों के बारे में बताएंगे कौन कौन सी क्रिया होती है। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयरन के प्रकार। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आयरन के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, बता देते हैं, ढलवा, पिटवा और इस्पात। इन सब के बारे में डिटेल में अगले क्लास में मिलेंगे तो बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।